आपने कहा कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट पे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल जो है ना जी, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने रिसेंटली 2 दफ़ा कुरान पाक ट्रांसलेशन से पढ़ा और अल्लाह के घर जाने से रोका गया। ये जो मंजर था ना, तस्वीर थी, जो ये सूरह अनफाल है ना, उसमें अल्लाह ताला ये कहता है और बड़ा क्लियरली कहता है, और इसके लिए बाकायदा अल्लाह ताला ने जालिम का लफ्ज़ भी है। जी हाँ। और इसमें एक हदीस नबवी है, उसमें जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ है जो आपको रोकता है बैतुल्लाह से। तो ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा। आप मुजरिम हैं। मैं रोज़ाना जाऊँगा एयरपोर्ट पे, फिर वापस भेजेंगे, फिर ईद वाले दिन वहीं जाके बकरा ज़िबा कर दूँगा, क्योंकि ये भी हुक्म है फिर आप कुर्बानी वहीं पे कर दें जहाँ आपको रोक दिया जाए, तो मेरा हज हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू भाई साहब। ये तीसरी दफ़ा है। हाँ जी? तीसरी दफ़ा है। नहीं, मुझे तो कई दफ़ा रोका गया है। मेरा भी हज से हज से 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल से आप कोशिश कर रहे हैं। 2022 में मैं गिरफ्तार था, 2023 में मैं हुआ था, 2024 में जो है वो मैं, ये तो बल्कि आपको सेनेट में भी आवाज़ उठानी चाहिए हम सब के लिए। और भी लोग हैं जिनके नाम है ECL में। समी इब्राहिम साहब हैं, वो अब लगभग 2 साल होने वाले हैं, वो अपने बच्चों से ही नहीं मिले, अपनी फैमिली से मिले ही अभी नहीं। जब भी हमारा हो जाता है ना सेनेट का, अभी तो नहीं, इलेक्शन भी नहीं हुआ ना अभी, तो वो जब हो जाएगा, KP वालों का नहीं हुआ ना, लेकिन मैं मुसलसल जी इससे पहले भी, और मैं बाकी साथियों से भी कहूँगा, वो उठाते रहे जी। ये बहुत ज़रूरी है। ज़ीशान, सेनेटर ज़ीशान, और यहाँ पे ये उठाएंगे। He is there, he will definitely raise the voice in the Senate. He was with me in the press conference में। ये सुबह जब देखा ना, यकीन करें, पहली चीज़ जाके सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं, अभी बाकी मामलात बाद में है। ये जो चीज़ है अभी ना, हम जज साहब के पास आए, हमने तौहीन अदालत भी किया और साथ में एक और पिटीशन भी डाली है। सेम डे में हमने रिक्वेस्ट की है कि लग जाए। इस साल कब तक जा सकते हैं? वो मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन था, वरना रात को इन्होंने तो अपनी तरफ से मेरी हज फ्लाइट मिस करवा दी है। अच्छा। मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये शरारत होगी मेरे साथ, तो मैंने अपनी जो हज फ्लाइट है वो UAE से ली थी और थोड़ा मार्जिन रखा था बीच में कि अगर मुझे यहाँ रोक लेंगे तो मैं दोबारा अदालत में आके फिर दोबारा चला जाऊँगा। ये मार्जिन मेरे काम आ गया। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट हज के लिए जा रहा होता, मैं और मेरी वाइफ, फिर हम फंस जाते। तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन है चंद दिन का, वो हमने जज साहब से कहा कि कल का टिकट है, देखें क्या होता है। मैं पता है अल्लाह करेगा आप पहुंचेंगे जी। नहीं, हज पे तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। वो मैं आपको वहां से सेल्फी भेजूंगा सबको। मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा। इसका बहुत सख्त अज़ाब है और बड़ी सख्त सज़ा है। आप बैतुल्लाह से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को। और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर। सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहाँ पे भी है, और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तस्करा मौजूद है। तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हज पे तो मैं चला ही जाऊंगा इंशाल्लाह, और हज तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊंगा हज पे। अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करे, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहां जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया, और संडे वाले दिन डाला गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ECL में मेरा नाम संडे को डाला गया। अब आप सारे सहाफ़ी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ECL में नाम डाल कैसे गया? वो तो डल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय। वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया। एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है, और उसके अलावा हमने एक फ्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर, और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए। और मैं कल नहीं जा पाया, तो मेरे पास आई स्टिल हैव अ चांस, और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए कनेक्शन फ्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है और मैं दोबारा हज वाली फ्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है, और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूँ। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ECL में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज जाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, और कोशिश करता रहूंगा कि मैं वहां पहुंच जाऊं और हज कर सकूं। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़े और हदीस में पढ़े
कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। तो इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा है? मुझे नहीं समझ आ रही, यानी ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में हैं। शैतान को कंगरे अब मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें जो जो अब जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या आपके अरकान हैं वो तो आपको पूरे करने हैं ना, हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं। इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं कि सहाफत जुर्म हो चुकी है आपको ये करने से? देखें, अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी सहाफियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, और कुछ और सहाफियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफियों के साथ। कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध में एक और सहाफी, उनको गोलियां लगी हैं, नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए, एक और सहाफी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है, वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत करते हैं लोग, उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियां कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाजों का जो आवाजें वो बात नहीं कहती अपनी जुबान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये माजी में हो नहीं सका, डिक्टेटर्स भी नहीं कर पाए। तो अब कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान भाई ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा, या सडन वहां पे जाके पता देखिए, चला फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकले, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ आप कंफर्म नहीं कर सकते, चीज़ों में श्योरिटी खत्म हो गई है। तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक, रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सबने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा उसमें, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी है, तो वो मुझे अब वो उस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जैसे पहले होता था। सिस्टम से कोई गिला शिकवा? सिस्टम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, गिला क्या है इसमें, तो ठीक करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से मुताबिक कैसे, क्या समझते हैं सर? हारने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखें, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए, लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है, एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे, दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता, या तो आप खड़े हो जाए, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज़ है, मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहां पे खड़ी हो गई जी हमारी बनती नहीं है, हम क्यों ले ले। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहां से, वहां की मखसूस नशिस्तें हम क्यों ले लें। PMLN कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो MQM कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए, ये जो फुल कोर्ट बना है बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के खत के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकी में भी बनेगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्रेसिव रहे बजाय इसके कि डिफेंसिव आप रहे, तो इस तमाम तर सूरत में PTI की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या वो जिम्मेदारियां निभा रही है जो कि निभानी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजते हैं, भर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर अशीर भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदअमनी है, जितनी सूरत हाल खराब है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये जितनी चीजें खराब हुई हैं मईशत में, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका जाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं ये मौका जाया ना करो
اور میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 سیشنز میں شاید گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ آپ چلا لیں سیشن کو چلا لیں. یہ پالیسی تحریک انصاف کی پہلے نہیں تھی, تو گریجولی شاید وہ اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنا رہے ہیں. اب کچھ نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو ٹھیک بھی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں یہ اس طرح بھی نہیں ہو رہا. اچھا عمران ریاض صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب جو پہلے یہاں پہ جلسے کیا کرتے تھے تو کافی کراؤڈ اکٹھا کرتے تھے, اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ دبئی میں تھے گزشتہ روز تک جو اطلاع تھی, اور اب جلسوں جلوسوں کے لیے بھی کہا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو رہنما ہیں وہ اسی طرح سے کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے جلسے جلوس کے لیے یا کہ نہیں؟ دیکھیں کراؤڈ تو کوئی بھی اکٹھا کر لے گا, عمران خان صاحب کے لیے ہے. شیر افضل مروت نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور مشکل ٹائم پہ کیا تھا. ابھی ان کے ستارے گردش میں اور ان کو خود پارٹی نے ہی تھوڑا سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اس کی ریزن ہے نا, اسپیشلی جو ایک سعودی عرب والا سٹیٹمنٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹجیکلی سوٹ نہیں کر رہا تھا, اس میں ان کو نقصان ہو رہا تھا. تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے, یہ جو سعودی عرب والا سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کے گلے پڑا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے شاید وہ بھی اس سارے گیم سے آؤٹ رہیں گے, لیکن وہ ہمیشہ آؤٹ نہیں رہیں گے, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان بزدار کے مقابلے میں یا پرویز خٹک یا باقی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے مقابلے میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پرویز خٹک نے تو ایکسیپشنل کام کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. محمود خان کے بارے میں آپ کے کوشچنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ چیزیں وہ نہیں کر پائے, لیکن پرویز خٹک نے واقعی میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی اور کام کر کے بھی دکھایا تھا. وہ بعد میں وہ پارٹی چھوڑ گئے, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نہیں کی, وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ پرویز خٹک کے دور میں جو انہوں نے کیا اس کی بنیاد پہ پھر یہ ماڈل پورے پاکستان کے اندر آیا الیکشن جیت کر 2018 میں. تو علی امین گنڈا پور کو آپ عثمان بزدار سے اور محمود خان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ریئل پولیٹیکل ورکر ہے, مار کھا کے آیا, ایک لمبی سٹرگل ہے پولیٹیکل. وہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو سمجھتے بھی ہیں, اور انہوں نے فضل الرحمان جیسے تگڑے سیاستدان کو بار بار الیکشن ہرایا ہے, ڈیموکریٹ بھی ہے. تو علی امین گنڈا پور چیزوں کو پولیٹیکلی بھی بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں, اور خیبر پختونخوا سے ایسی کوئی چیزیں آ بھی نہیں رہی جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے. کتنی توقعات ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ رجیم ایک ہی پیج پر لگ رہی ہے, ایک ہی تصور کیے جا رہے ہیں, کیا اسٹیبلٹی لا پائیں گے؟ اورنگزیب بھی وزیر خزانہ ہے, پیٹرول کا بھی معاملہ چلا 15 روپے پھر 4 روپے. مجھے اس میں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کوارڈینیشن نہیں ہو پائی. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اگر اپنی ٹیم ہو نا تو وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ان کو آگاہ کرے گی, لیکن اگر شہباز شریف صاحب نے دوسری ٹیم کے پلیئر لیے ہوئے نا تو پھر وہ پلیئر اپنی ٹیم میں جا کے آگاہ کریں گے, شہباز شریف صاحب کو نہیں بتائیں گے. تو یہ لیک آف کوارڈینیشن تھا جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو بھی انفارم کیا جائے اپنے فیصلے سے, اور یہ سب کی ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے. 15 روپے کم ہوا تھا پیٹرول کا پرائس, تو یہ وہی تھا, حالانکہ اس میں بھی اور اس میں چند پیسوں کا فرق ضرور ہے, 2 پیسے وہ نہیں تھا. یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوارڈینیشن کا گیپ تھا, اور شہباز شریف صاحب کو ضروری نہیں سمجھا آگاہ کرنا, یا یہ ازیوم کیا گیا, ان کو تو پتہ ہی ہوگا. وہ کیسے پرائم منسٹر ہیں آپ سب اچھی طرح